एक ऐसा केस जिसने पिछले 5 सालों से देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और नागरिक आजादी की बहस को लगातार जिंदा रखा। वो केस 2020 दिल्ली दंगों का लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है। फरवरी 2020 के वो दंगे जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इसे महज दंगे नहीं बल्कि एक साजिश बताया था। इस साजिश के आरोप में जिन नामों को जोड़ा गया उनमें छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई मशहूर चेहरे शामिल थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और कई और। अब 5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है और साफ कहा है सभी अपील खारिज की जाती हैं। यानी अब तक जिन लोगों ने निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जमानत के लिए अपील की थी उन सबको जमानत नहीं मिलेगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। आपको बताते चले कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए। दंगे ऐसे समय में हुए थे जब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और NRC के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई थी बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इसी आधार पर पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR नंबर 59/2020 दर्ज की, जिनमें IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं और UPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के प्रावधान लगाए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि UAPA देश का सबसे कठोर कानून माना जाता है जिसमें जमानत पाना बेहद मुश्किल होता है। अब जरा समझते हैं कि इन सभी की तरफ से अदालत में क्या दलीलें दी गई हैं। उमर खालिद की तरफ से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने कहा है कि उनके मुवक्किल सिर्फ कुछ WhatsApp ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने ना तो कोई संदेश भेजा और ना ही कोई षड्यंत्र की मीटिंग की और ना ही उसमें हिस्सा लिया। ऐसे में उन्हें षड्यंत्रकारी कहना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उमर से कोई कैश, कोई दस्तावेज या कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की है। खालिद सैफी की तरफ से सीनियर एडवोकेट रेबिका जॉन ने तर्क दिया कि अगर सिर्फ मासूम संदेश के आधार पर UAPA लगाया जाएगा तो ये न्याय नहीं बल्कि मनगढ़ंत कहानियां होंगी। उन्होंने कोर्ट से पूछा क्या सिर्फ ऐसे संदेशों के आधार पर किसी को जिंदगी भर जेल में रखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने दलील दी कि 3 सह आरोपी पहले ही 2021 में जमानत पा चुके हैं, तो सैफी को भी समानता के आधार पर राहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा शर्जील इमाम की तरफ से वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि उनके मुवक्किल का बाकी आरोपियों से कोई सीधा संबंध नहीं है। पुलिस खुद मान रही है कि शर्जील की गतिविधि 23 जनवरी 2020 तक की है। उनके खिलाफ जो आखिरी एक्शन बताया गया है वह बिहार में दिया गया भाषण है, यानी दंगे शुरू होने से पहले ही उनकी भूमिका खत्म हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, अगर आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप जेल में ही रहें जब तक कि आप बरी या दोषी साबित नहीं हो जाते। मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों का इरादा सिर्फ दिल्ली में दंगे फैलाना नहीं था बल्कि एक खास दिन चुनकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने भी दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में यही स्टैंड दोहराया। काफी लंबे समय तक चली सुनवाई और दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने के बावजूद जमानत की शर्तें पूरी नहीं हो पाई हैं। इस केस में सिर्फ उमर खालिद या शर्जील इमाम ही नहीं बल्कि कई और नाम शामिल हैं, जैसे ताहिर हुसैन, इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल, तन्हा, नताशा नरवाल, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान और कई दूसरे। कुल मिलाकर ये आरोपियों की लंबी लिस्ट है जिन पर IPC की गंभीर धाराएं और UAPA लगाया गया है। ये केस सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का भी हिस्सा बन चुका है। आलोचक कहते हैं कि UAPA जैसे कानून का इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने के लिए हो रहा है, जबकि सरकार और पुलिस का दावा है कि ये राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक UAPA के तहत दर्ज मामलों में दोषी सिद्धि की दर बहुत कम है, लेकिन आरोपियों को कई सालों तक जेल में रहना पड़ता है। यही वजह है कि इस केस पर मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर बनी हुई है। ये फैसला एक बार फिर से एक सवाल खड़ा कर देता है कि भारत में न्याय व्यवस्था और कठोर कानूनों के बीच
संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या किसी को सिर्फ आरोपों और संदेशों के आधार पर सालों तक जेल में रखा जाना चाहिए या फिर कानून व्यवस्था को देखते हुए ऐसा होना सही है? दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ कानूनी बहस है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और आजादी की लड़ाई का भी अहम हिस्सा है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।